अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर आज हम 9वीं जमात का ये मजमून निगारी हम सीखेंगे, जिसके 3 टॉपिक हैं यहाँ पर। एक मौज़ूआती मज़ामीन है, आप बीती है और फ़िक्र अंगेज़ मजमून कि यहाँ पे हम बारी बारी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्तिहान में ये किस तरह से आता है। तो सवाल में बताया गया कि झेल की किसी एक उन्वान पर 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। तो इसमें यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिया गया है, लेकिन लिखना आपको कोई एक ही होगा। मेरे हमसाए, मेरा पसंदीदा खेल और तीसरा है ट्यूशन, लानत है या जरूरत। तो जवाब में हम तीनों आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे हमसाए को पढ़ के देखते हैं। कहते हैं कि वो शख्स बड़ा खुश नसीब होता है जिसे मुखलिस, हमदर्द और सरगर्म पड़ोसी मैसर हो। यहाँ पे हमसाए से मतलब है पड़ोसी, हमसाए को पड़ोसी कहते हैं। समझ में नहीं आता कि खुद को खुश नसीबों में शुमार करूं या बदनसीबों में गंवाऊं, क्योंकि हम तो अक्सर अपने सरगर्म हमसायों के हद से ज्यादा बढ़ी हुई सरगर्मियों का निशाना बनते आए हैं। मुलायजा फरमाइए कि गरीब खाने की खिड़कियों के टूटे हुए शीशे पुराने होने की वजह से नहीं टूटे हैं, बल्कि हमारे मेहरबान पड़ोसियों के लाडलों की निशानबाजी और क्रिकेट नवाजी का जीता जागता सबूत है। हमारे करम फरमा पड़ोसी मौलवी साहब के जिगर पारों ने जामुन हासिल करने के लिए इस कसरत से पत्थर फेंके हैं कि पिछले 10 बरसों में हाजियों ने शैतान पर भी इतने कंकड़ ना मारे होंगे। इसका असर ये हुआ कि हमारे घर की छत की आंखें खुल गईं। वो आंखें आज भी खुली हैं और मौसम बरसात में अपनी किस्मत को रोती हैं। हम अपनी किस्मत को रोते हैं कि छत की मरम्मत का हम में यारा नहीं कि एक बार इंतहाई खाकसारा अंदाज में मौलवी साहब की तवज्जो इनकी साहबजादों की चांद मारी की जानिब मबजूल कराएं कि कोशिश की तो कहने लगे अक्लमंद वो होता है जो बरसात से पहले अपनी छत की मरम्मत करवाता है। फिर कहने लगे अभी बच्चे हैं, नादान हैं, खुदा के बाग के फूल हैं, दर गुजर से काम ले। ये जवाब सुनकर क्या करता, बस अपने लबों को सी लिया। बगल के मकान में जो साहब रहते हैं वो हमारे मकान की बगल की गली में काबिज हैं। मजाल क्या कि हम एक तिनका भी इधर गिरा दें, शिकवा शिकायत के पिटारे खुल जाते। खुद रहते हैं 10 बाई 10 की खोली में, लेकिन दर्जन भर बकरियां पाल रखी हैं जिन्हें वो गली में रखते हैं, और उनकी गले की जो रस्सियां हैं वो हमारे खिड़की की सलाखों से या गली से गुजरने वाले पानी की पाइप के से बांधे हैं। और मेंगनियों और पेशाब की बदबू और दिन रात की मैमें हमारा मुकद्दर बन गई हैं। कभी बकरियों को उछल कूद से पाइप की जोड़ खुल जाते हैं तो उनकी मरम्मत की गैर जरूरी और गैर मुतवक्का अखराजात हमें बर्दाश्त करना पड़ते हैं। 2 अदद प्याज, 1 अदद आलू, थोड़ा सा धनिया, कटोरी भर तेल, मुट्ठी भर चावल, प्याली भर आटा वगैरह उधार लेना और लेकर भूल जाना हमें गवारा है, मगर नया कैमरा, नई साड़ी, मुन्ने की जूती, बेबी की फ्रॉक या स्कूटर की चाबी देने पे हम जरा सी आनाकानी करें तो कुरान व हदीस के हवाले से हमें पड़ोसी के हकूक की अदायगी तलकीन की जाती है। अब आप ही इंसाफ कीजिए कि फराइज की तकमील के लिए क्या एक हम ही रह गए हैं। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा, लिखने का अंदाज बहुत अच्छा था। और दूसरा है कि मेरा पसंदीदा खेल। सेहत एक नेमत है, एक ऐसी नेमत जो धन व दौलत और माल व जबर से भी ज्यादा गिरा कदर और अहम है। इसलिए सेहत हासिल करना, उसकी हिफाजत करना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सेहत को कायम रखने के लिए जहाँ खाने पीने और सफाई सुथराई की कुछ उसूल होते हैं, वहीं खेल कूद और बल्कि हल्की फुल्की वर्जिश भी सेहत के कायम के लिए जरूरी होती है। यूं तो मुझे बहुत सारे खेल पसंद है, मगर कई खेल खेलता भी हूँ, मगर क्रिकेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं ना सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, बल्कि बड़े शौक से क्रिकेट मैच देखना भी पसंद करता हूँ। जब टेस्ट मैच होते हैं तो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर टीवी पर इन मैचों को देखता हूँ। क्रिकेट के बारे में बिलउमूम ये कहा जाता है कि ये अमीरों और नवाबों का खेल है। किसी जमाने में ये बात दुरुस्त रही होगी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब ये खेल आम मकबूलियत हासिल कर चुका है। अब इस खेल के शायकीन का मुशाहिदा करें तो देखते हैं कि क्या गरीब और क्या अमीर सभी के दीवाने हैं।
मेरे दोस्तों में से एक अक्सर इस खेल के आशिक है और हम दोस्तों ने एक टीम बनाई है। हम रोजाना शाम को मैदान पहुंच जाते हैं और खेल की मशक करते हैं। छुट्टी के दिन हम दूसरी टीमों से मैच खेलते हैं। वो दिन हमारे लिए बड़ी मसरूफियात का होता है। तमाम खिलाड़ी पुरजोश होते हैं, हरीफ टीम को शिकस्त देने की खातिर दिल व जान से खेलते हैं, तो सर तोड़ कर कोशिश करके फील्डिंग करते हैं। हमारी टीम में कई अच्छे गेंदबाज हैं, 2-4 बल्लेबाज भी अच्छे हैं, ऐसे हैं जो मुखालिफ टीम की गेंदबाजों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं। हमारी फील्डिंग कदरे कमजोर है, जिसकी वजह से अक्सर हमें हार का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ, ऑलराउंडर हूँ। मेरे खेल को शायकीन बड़े दिलचस्पी से देखते हैं, मेरी गेंदबाजी को सराहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं भी कौमी टीम का एक मायानाज खिलाड़ी बनूं। तो यहाँ पर हमारा पसंदीदा खेल भी हो गया। अब अगला है टॉपिक, ट्यूशन लानत है या जरूरत। तो चलिए इसको भी पढ़ के देखते हैं। अब से चंद बरसों पहले ट्यूशन को मायूब समझा जाता था, यानी बुरा माना जाता था ट्यूशन लेना। बेहतरे लोग उसे एक लानत तस्वुर करते थे। उन दिनों मदरसीन की तनख्वाहें, यानी टीचर्स की तनख्वाहें जो है वो कम हुआ करती थी, इसीलिए वो बतौर टीचर अपनी खिदमत पेश किया करते थे और कुछ इजाफी आमदनी यानी ज्यादा कमाने के उम्मीद से वो आसपास के तलबा के घरों पर जाकर दर्स व तदरीस का फराइज अंजाम दिया करते थे। अक्सर लोग उन्हें बुरा भला कहते, लेकिन उनकी जरूरत थी और उन तलबा की भी जरूरत थी जो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा कुंद या गबी हुआ करते थे। लोगों का ख्याल था कि ट्यूशन करने वाले असतज़ा ने पढ़ाई के मोयार को गिरा दिया है। वो जमातों में तदरीसी से पहलू तही करते हैं और तलबा को प्राइवेट तौर पर ट्यूशन करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें किसी हद तक सदाकत हो सकती है, मगर 100% उसे सही समझना ज्यादती होगी, क्योंकि ये सिस्टम की खराबी थी। फिर ये एक तवील बहस है जिसे छेड़ना मुनासिब नहीं है। ये बहरहाल ट्यूशन हमारे निज़ाम तालीम की दामन में एक बदनुमा दाग था। आज वो दाग एक खूबसूरत पैचवर्क यानी होता है जिसे छुपाने के लिए खूबसूरत सा कोई पैच लगा दिया गया हो, तो एक दीदा जेब पेवंद का कारी बन गया है, बराबर है, पेवंद कहा जाता है पैचवर्क को। अब ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस में दाखिला लेना लानत नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। ये भी एक बहस तलब मामला है। एक बहस की चेट में हमारे स्कूलों का किरदार आता है। आखिर ये खुद रद पौधों की तरह कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन का क्लासेस क्यों खुलते जा रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि उनकी अहमियत व अफादियत स्कूलों से कहीं ज्यादा समझी जाने लगी है। जो असतज़ा कोचिंग का क्लासेस कायम करते हैं वो जमातों में जानबूझकर तदरीस में लापरवाही और तसाइली बरत कर तलबा को लंगड़ा कर देते हैं और फिर कोचिंग की बैसाखी उनके बगलों में थमा देते हैं। इस तरह तलबा के लिए और वालिदैन के लिए भी ट्यूशन क्लासेस जरूरी बन गए हैं। इसीलिए वो हजारों रुपए का पैकेज अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने बच्चों को बेहतर तौर पर जेवर तालीम से आरास्ता करना है। मगर गरीबों का क्या? इब्तिदाई आफरीनिश से मसाइल तो गरीबों का ही नाश्ता बनकर देते आए हैं। अमीरों के पास तो कलीदी जर होती है जिससे हर ताला खुल जाता है। चुनाचा आज भी गरीब वालिदैन के बच्चे पैकेज ना अदा कर सकने की वजह से कोचिंग क्लास में दाखिले से महरूम रह जाते हैं। अब देखा जाए तो ये क्लासेस उनके लिए लानत ही साबित होते हैं। अब ये आपकी सदा बदीद पर मुनहसर है कि आप ट्यूशन की लानत समझें या जरूरत। हम तो यही कहेंगे कि ये लानत भी है और जरूरत भी है। बस वजाहत मत तलब कीजिए, क्योंकि जुबान खुलते ही हर एक की कुल्ली खुल जाएगी और हमाम में सभी तो नंगे ही होते हैं। अब अगला यहाँ पर देखिए सवाल है कि जेल के किसी एक उन्वान पर 100 से 120 अल्फाज में मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। तो यहाँ पर मजमून लिखने को कहा जा रहा है, लेकिन ये मजमून आप बीती है। तो पहला है कि एक परिंदे की सरगुजिश्त यानी उसकी आप बीती, और दूसरा है कि एक बाघ की आप बीती। तो हम पहला यहाँ जवाब देखेंगे, एक परिंदे की सरगुजिश्त। यहाँ पर ये शुरुआत में कह रहे हैं कि मैं एक तायर आजाद हूँ, खुश रंग खुश नवा दिलकश व दीदा जेब, जो कोई देखे देखता रह जाए। सुरीली आवाज में शीरी जुमरे सुनकर सर धुनता रह जाए। सब्ज शादाब जंगल में शजर सायेदार की घनी शाखों में मेरा रैन बसेरा सुबह की पहली किरण के साथ आब दाना का तलाश में निकल पड़ता था। शाम होते होते अपने आशियाने में लौट आता था। एक दिन मैंने शहर जाने की ठानी। शामत आमाल में अपने पुरसुकून माहौल को छोड़ शहर की जानी परवास कर बैठा। गर्मी के दिन थे,
गर्मी की शिद्दत से हलक सूखने लगी, जुबान मुंह में कांटा बन गई, बाजू शल हो गए यानी सुन हो गए। सूखा सोचा किसी दरख्त पर उतरूं। काफी तलाश व जस्तजू के बाद एक दरख्त नजर आया। सबसे ऊंची शाख पर बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं पानी नजर आ जाए। पानी भला कहाँ नजर आता, बस चारों तरफ फलकबोस इमारतें थी, देव का मत मोबाइल टावर्स थे, बिजली के तारों का जाल फैला हुआ था, चिमनियों से निकलने वाले सियाह धुएं के बादलों ने सड़कों और इमारतों पे साया कर रखा था। उफ, मेरे खुदाया, सांस लेना भी दूभर हो रहा है। कहाँ जंगल की साफ सुथरी ठंडी हवा और कहाँ शहर की आलूदा फिजा। मेरा तो दम घुटने लगा। अपने आप को कोसने लगा कि बैठे बिठाए क्या सूझी जो शहर का रुख किया। फिर वापसी के इरादे से बाजुओं को हरकत दी, मगर बाजुओं में जैसे जान ही नहीं थी। थकन से चूर जिस्म लिए एक ऊंची इमारत के कंगूरे पर जा बैठा। अब अंधेरा फैल गया था, ऐसे में उड़ता गोया रास्ता भटकना है। मैं कंगूरे से गश खाकर इस इमारत के टेरेस पर गिर पड़ा। अब इसका मुझे होश भी नहीं रहा। आंख खुली तो मैंने एक बच्चे के हाथों में था, वो बड़े प्यार से मुझे सहला रहा था। मुझे आंखें खुलता देखकर बच्चे की मासूम चेहरे पर मुसर्रत की चमक नमूदार हुई। कोने में पड़ी टोकरी के नीचे मुझे छुपा कर वो नीचे भागा। चंद लम्हों बाद वापस आया तो उसके हाथों में एक कटोरा था जिसमें पानी था, एक तश्तरी में चावल के दाने थे। उसने मुझे पानी पिलाया और दाने खिलाए। मेरी जान में जान आई। तब मैंने जुबान खामोशी से बच्चे से कहा, मियाँ, अपने शहर को आलूदगी से बचाओ, दरख्त उगाओ और शहर को साफ सुथरा रखो। बच्चे ने उठाकर प्यार किया और अपनी हथेलियों पर बिठा कर कहा, जाओ, फिर से उड़ जाओ और अपने साथियों से जा मिलो। मैं उड़ता हुआ अपने ठिकाने पर आ पहुंचा। बच्चा मुझे दूर तक उड़ता हुआ देखता रहा। कैसा प्यारा और नेक दिल बच्चा था। तो यहाँ पर ये एक परिंदे की सरगुश्ती जो थी वो मुकम्मल हुई। दूसरा है टॉपिक यहाँ पर, एक बाग की आप बीती। हैरत है, आज सुबह सुबह आप तमाम लड़कियां मेरे यहाँ घूमने फिरने आ गई हैं। आपके दादा दादी आते हैं, माँ बाप आते हैं, मेरे पास आकर आराम करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बाग बोल रहा हूँ। जब आप सब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं ताज़ा तवाना हो जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, खिल खिल हंसते हैं, खेलते हैं, मेरा दिल खुशियों से भर जाता है। मौसम बहार में मेरे दरख्तों पर बहार आ जाती है, कोयल कूकू करती है। उस वक्त शहद की मक्खियां, तितलियां, भंवरे चक्कर लगाते हैं, परिंदे फलों को चखने के लिए दरख्तों पर आ बैठते हैं। इन सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। ये देखकर नौजवानों की टोली अंदर आ रही है। वो भेल वाले भेल लेकर और खाएंगे, कचरा यहीं पर फेंक देंगे, ऊंची आवाज में बातें करेंगे। ऐसा करना ठीक है क्या? सब लोग परेशान हो जाते हैं। मेरा जी चाहता है कि इन सब से झगड़ा करूं, लेकिन क्या करूं? भला हो, स्कूल के कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने मेरी जगह को साफ किया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर एक बाकी आप बीती भी मुकम्मल हुई। अगला है यहाँ पे सवाल के दर्जे से उन्वान पर एक मजमून लिखिए। किस पर लिखना है? मुसावाते मर्दो जन, और दूसरा है मोबाइल रहमत है या जहमत। तो चलिए जवाब में हम पहला देखेंगे, मुसावात मर्दो जन में क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर मर्द और औरत जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। राहे हयात पर यह गाड़ी उसी वक्त ठीक तौर पर चल सकती है जब दोनों पहिए बराबर हों। दूसरे लफ्जों में मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा हासिल हो। औरत को इसीलिए निस्फ बेहतर यानी शरीक हयात, रफीक जिंदगी जैसे अलकाब से नवाजा जाता है। मजहब इस्लाम ने औरतों को उनके हकूक देने के ताल्लुक से ताकीद की है कि उनके साथ नारवा सलूक और जालिमाना व हाकिमाना रवैयों की सख्त मजम्मत की है। आज दुनिया के बेशतर ममालिक में मर्द और औरत को मुसावी हकूक हासिल हैं। उन्हें भी मर्दों के शाने ब शाने चलने का हक है, हुसूल तालीम का हक हासिल है। वो राय दही कर सकती हैं, मुलाजिमत कर सकती हैं, अपनी इज्जत व एहतराम के लिए, अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ सकती हैं, बहैसियत उम्मीदवार इंतखाबात लड़ सकती हैं। वो ज़माना लग गया जब उसे उसकी हकूक से महरूम रख कर उसके साथ लौंडियों और कनीज़ों का सा बर्ताव किया जाता था। बाज़ शोबों में तो अब उसे ओहदा यानी आला ओहदों पर फायज होने का मौका भी मैसर है। आज वो मौलिमा, डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, साइंसदान, सियासतदान, हत्ता के मुल्क के वजीर आजम की जिम्मेदारियां भी उठा सकती हैं। उसने अपनी कारकर्दगी, हुस्न इंतजाम,
समझ बूझ और अकल व दानिश और हिम्मत व हौसले से साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं और उसे किसी से कमतर ना समझा जाए। आज के दौर में मर्द और जन दोनों मुसावी हैं, दोनों को यकसा हकूक हासिल है। हमारे मुल्क के आइन में यानी कानून में भी उसे बरतरी हासिल है। तो यहाँ पर ये भी मुकम्मल हुआ। अगला टॉपिक है यहाँ पर मोबाइल, रहमत है या जहमत। तो चलिए इसको भी पढ़ के देखेंगे और आप समझेंगे। मोबाइल दौरे हाजिर की मकबूल तरीन इजाद है। ग्राहम बेल के टेलीफोन ने कई मदारस तय करने के बाद सेल फोन या मोबाइल फोन की शक्ल इख्तियार की है। ये एक कसीरुल मकासद आला होने की वजह से कसीरुल इस्तेमाल भी हो गया है। अगर उसे मुबालिगा ना समझा जाए तो इन दिनों ये हर तीसरे आदमी के तसरुफ में दिखाई देता है, यानी वो उसमें बिजी है, लोग इसमें सभी के हाथों में अब होता है। इसमें दो राय नहीं कि ये इंतहाई कारआमद आला है। छोटे मोटे व्यापारी से लेकर बड़े बड़े ताजिर तक इसके जरिए लेन देन के मामला तय करते हैं। इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। फौरी तौर पर राब्ता कायम करने का ये तेज तरीन वसीला है। ये राब्ता गुफ्तगू के जरिए भी कायम किया जा सकता है और इसमें और SMS यानी पैगामात के जरिए भी इसमें बहुत सारे अफ़ाल यानी फंक्शंस इस्तेमाल अंजाम की सलाहियत होती है। आप इसकी स्क्रीन पर वक्त, दिन, रात, तारीख और साल सभी कुछ देख सकते हैं। कैलेंडर का बाकायदा मुशाहिदा कर सकते हैं। आप उसके जरिए तस्वीर उतार सकते हैं, वीडियोस शूटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स डिक्शनरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तफरीह और दिल बहलाने का भी बेहतरीन जरिया है। आप बोर हो रहे हो या किसी अस्पताल में, बस या रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हो तो गेम्स की फाइल खोलकर कोई खेल शुरू कर सकते हैं। मौसीकी के दिलदादा हो तो मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। फिल्म देखना चाहें तो फिल्म या कोई टीवी सीरियल देख सकते हैं। ये छोटा सा आला कितना मुफीद और किस कदर कारआमद है। फिर इसे साइंस की अता किरदा रहमत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। बुरा हो इंसानी सोच और फिक्र का कि उसने हर अच्छी चीज में भी बुरा पहलू ढूंढ निकाला है। तालिबान इल्म तो अपना बुनियादी काम छोड़कर पढ़ाई को बालाए ताक रख कर बस रात दिन सेल फोन के पीछे पड़े रहते हैं। वो या तो गेम्स खेलते हैं या कार्टून देखते हैं। ये पैगामात की तरसील व रसीद में मशगूल हैं। मोबाइल फोन की एक खराबी ये भी है कि उसने रिश्तों में दूरी पैदा कर दी है। अब मिलने मिलाने के मौके कम कम हो गए हैं। दूसरे ये कि सेल फोन ने दरोग गोई को भी काफी फरोग दिया है। बड़े धरने और धड़ने और रवानी के साथ बस दीवार बैठकर कहते हैं कि आउट ऑफ स्टेशन है। कार ड्राइवर्स अपने बाइक राइडर्स ड्राइविंग करते हुए कॉल रिसीव करने में कुछ ऐसे मसरूफ हो जाते हैं कि सामने मुंह खोले खड़े मौत उन्हें दिखाई नहीं देती। मुख्तसर ये कि मोबाइल फोन एक मुफीद और कारआमद चीज अपने गलत इस्तेमाल की वजह से बजाय रहमत के जहमत बन जाती है। एक बात और भी मुशाहिदे में आई है कि मोबाइल टावर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो माहौल मुतासिर होता है। परिंदों के पर झड़ने लगते हैं और वो मर जाते हैं। कुछ अजीब नहीं कि इंसानी बस्तियों के लिए भी ये बासे अजाब हो। काश इंसान इस जर्री असूल को अपनाता कि हर चीज का हद से तजावज कर जाना बासे आजार होता है। तो यहाँ पर जो कमियां बताई गई हैं, जो जैसे कि टावर्स वगैरह नजदीक होने की वजह से बीमारियां भी फैलती हैं और आप अपने पास अगर कोई मोबाइल्स वगैरह लेकर सोते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट तो इस तरह से ना करें, क्योंकि मोबाइल वगैरह जो है वो उसमें से एक रेज निकलती है जो हमारे जहन को नुकसान पहुंचाती है, कम करती है। तो आजकल जो भूलने की बीमारियां भी देखिए ज्यादा हो रही है ना, वो इसी वजह से होती है कि जब हम सोते हैं ना तो मोबाइल को अपने से 10 फीट दूर रखिए। तो ऐसा बच्चों जरूर करिए तो फायदे के साथ नुकसान भी ना हो और आप इसका सिर्फ फायदा ही फायदा उठा सके। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब खत्म हुए, सभी मजमून आपने देखे और आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों और बच्चों में जरूर शेयर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए जवाबों से उन्हें भी फायदा हो। और कोई भी डाउट्स हो आपको तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।